सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्लास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक की सीरीज़ चल रही थी, आज उसमें तीसरी कक्षा है। आज तीसरी कक्षा में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक की समीक्षा मात्र एक ही वीडियो में करने वाली हूँ। आप वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। बहुत से लोगों को होगा कि नहीं, ये फालतू वीडियो है, इसको पूरा क्यों देखें। प्रॉब्लम क्या है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, आपको लगता है नहीं ये क्या है, मैं पुस्तक तो पढ़ लिया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। वीडियो अगर आप स्टार्ट करें, आपको यदि लगता है कि हाँ, आपकी एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं कि मेरी बात होती रहती है, पुस्तकों पे चर्चा होती रहती है कि हाँ, मौलिक पुस्तकों का अध्ययन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं नहीं मैं बहुत तैयारी कर चुका हूँ या बहुत चीज़ों को मैंने पढ़ लिया है। तो फिर जब होती है किसी पुस्तक की चर्चा, तो बोलते हैं पुस्तक पढ़ते वक़्त मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं पुस्तक कैसे पढ़ूँ। वो पुस्तक थोड़ा से पढ़ते उसके बाद पूरी पुस्तक कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आज मैं उसी पे मेन फ़ोकस करूँगी कि आपको पुस्तक पढ़नी कैसे है। सर्वप्रथम आप किसी भी पुस्तक की भूमिका के तत्पश्चात विषय सूची देखिए। विषय सूची से आपको काफ़ी लाभ को प्रश्न उसमें दिखने के लिए मिल जाएगा कि आपको एक माइंड में सेटअप हो जाएगा कि इस खंड में हमें क्या पढ़ना है, अगले खंड में क्या पढ़ना है। हाँ, इस खंड में इन्होंने किस-किस चीज़ का वर्णन। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो विषय सूची है, इतनी क्लियर विषय सूची है कि उसमें सिर्फ उन्होंने हेडिंग नहीं दिया है, हेडिंग के साथ साथ अपनी जो है कि मौलिक जो विचार हैं उनकी विषय सूची में ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं कि उनकी विषय सूची में कैसे विचार है, उन्होंने विषय सूची में किन विचारों को किस प्रकार सूची बनाई है। एकदम पूरे पुस्तक जो कि 2 ही पेज में झलकती है, क्योंकि मैंने इस एक बार नहीं, इसको मैंने कई बार पढ़ा है और मुझे एक लाइन बाय उनकी पूरी पुस्तक की जो झलक होती है उनकी विषय सूची में ही दिखाई देती है। तो हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं, आपको विषय सूची के बारे में बताते हैं कि विषय सूची मेन होता है जो एक ये इस पे प्रश्न आ भी चुका है। ऐसा नहीं कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इस पे प्रश्न नहीं बनता है। इनके विषय सूची से भी प्रश्न आ चुके हैं और बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं लोग विषय गलत कर लेते हैं, लगता है कि नहीं हमने तो पढ़ा है। क्योंकि इनकी जो विषय सूची है, इन्होंने जो तथ्य दिए हैं, मेन ध्यान देना है कि जहाँ भी ये कुछ बोलते हैं ये सम्मत में बोलते हैं। एक चीज़ तो ये आपको ध्यान देना है, ये ईस्वी की बात ही नहीं करते हैं, ये सम्मत की बात करते हैं। जब वो क्वेश्चन बनाता है ईस्वी और सम्मत में क्या 4 ऑप्शन देते हैं, लोग फटाक से मार देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते ये सम्मत में पूछ रहे हैं कि ईस्वी में पूछ रहे हैं। तो इनकी जो विषय सूची है, सर्वप्रथम हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इन्होंने विषय सूची का विभाजन कैसे किया है। देखिए, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसको 4 भागों में विभाजन, सॉरी पुस्तक नहीं, जो पुस्तक है उसके 4 खंड इन्होंने मेन बनाया है। वो तो आप लोग जानते हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये प्रत्येक कालों में क्या-क्या प्रकरण बनाए हैं, कौन-कौन से मतलब प्रकरण बनाए हैं, उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो आदि काल है, पहले हम आदि काल की चर्चा करेंगे। ठीक है? जो आदिकाल है, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम नहीं दिया, किंतु अपने पुस्तक में वो पहले आदिकाल ही दिखाते, इसलिए लोगों को कंफ्यूज ना हो कि ये आदिकाल ही है। तो वो आदिकाल लिखते हैं, फिर डायरेक्ट तब आते हैं वीरगाथा काल, आधुनिक काल के नामकरण कि जहाँ पद्धति अपनाई जाती है वहाँ वो बोलते हैं मैं आदिकाल ना कहकर मैं उसको वीरगाथा काल नाम दूंगा। तो आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने 4 प्रकरण किया है। कितने प्रकरण किया है? 4 प्रकरण। 1, 2, 3, 4। पहले ये क्या होता है, सामान्य परिचय देते हैं। सामान्य परिचय देते हैं अपनी पुस्तक में। आदिकाल के अंतर्गत ये प्रत्येक कालखंड में सामान्य परिचय की बात करते हैं कि सामान्य परिचय में इन्होंने पूरे इसका आदिकाल के अंतर्गत जितनी बातें होती है वो एकमात्र सामान्य परिचय में ही वो बता देते हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल अर्थात हिंदी साहित्य आया कैसे, और उसके बाद प्राकृताभास हिंदी की सबसे पुराने पद। यही मैं बात अभी कह रही थी कि जो इनका काल विभाजन है, जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, जो इन्होंने पुस्तक में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो इनकी विशेष सूची में ही दिखाई दे देता है कि जब आप सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल अर्थात जैसे गाहा या गाथा कहने से
प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा करने से अभ्रंश का बोध होता है। इनके ये सामान्य परिचय की प्रथम लाइन यही है। तो ये अपने हिंदी साहित्य के जो आविर्भाव काल है, उसमें जो कि इसी चीज़ को बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य आया कैसे, उसका आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे वो प्राकृत से होते हुए कैसे वो अभ्रंश तक पहुंचा, कैसे अवहट तक पहुंचा, कैसे पुरानी हिंदी तक आई, इसकी चर्चा जो वो हैं वो अपने सामान्य परिचय में ही बता दे रहे हैं कि प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद कहाँ मिलते हैं, आदिकाल की अवधि कितने से कितने तक होती है, ये राजा भोज से लेकर हमीर देव तक का इसका समय बताते हैं। फिर इस काल की आरंभ के अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति क्या होती है, कहने का मतलब उस समय जो मेन प्रवृत्ति थी काव्य भाषा, काव्य प्रवृत्ति, कैसी भाषा चल रही थी, कैसे कवियों की भाषा कैसी थी, ये सब चीज़ इन्होंने सामान्य परिचय में ही बता दिया है। फिर जो रासों की परंपरा थी, वो रासों की परंपरा कैसे आई, फिर इस काल की साहित्यिक सामग्री पर उन्होंने विचार किया, तत्पश्चात अभ्रंश परंपरा पे, फिर देसी भाषा पे। जब आप इनके सामान्य परिचय को पढ़ेंगे तो आपको इतनी चीज़ें आप पुस्तक रख के आराम से देख सकते हैं कि एक एक ये जो हेडिंग है वो बीच बीच में इनके सामान्य परिचय की 2 पेज की मात्र सामान्य परिचय है, उतने में ये सारी चीज़ें बता देते हैं। पुस्तक की एक एक लाइन आपके अंदर झलकने लगेगी और एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर इनके दूसरे में क्या है, अभ्रंश काव्य। ये सामान्य परिचय प्रकरण लिख लेंगे यहाँ पे, प्रकरण फर्स्ट, इसको क्या बोले हैं वो, प्रकरण फर्स्ट या प्रकरण 1 सामान्य परिचय। पूछ सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार प्रकरण फर्स्ट में किसका परिचय दिया गया है, अभ्रंश काव्य का, वीर गाथा का, देश भाषा का, तो सामान्य परिचय प्रकरण में, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। फिर दूसरे प्रकरण क्या है, अभ्रंश काव्य, प्रकरण 2 में अभ्रंश काव्य। अब देखिए सामान्य परिचय में तो सब कुछ बता देते हैं, ये प्राकृत से लेके दो और अभ्रंश से लेके पुरानी हिंदी से लेके देसी भाषा, लेकिन वो शॉर्टकट में थोड़ा सा संक्षिप्त में वो प्रस्तुत करते हैं। जब ये अभ्रंश काव्य की बात करते हैं तो उसमें अभ्रंश भाषा हमको किन किन ग्रंथों में, या अभ्रंश का क्या स्वरूप था, या अभ्रंश की कौन सी पुस्तक है, या किन की रचनाओं में अभ्रंश हमको देखने के लिए मिला, ये बात इन्होंने अभ्रंश काल के अंतर्गत किए हैं। तो इसके अंदर जो इनके इस प्रकरण के अंतर्गत इन्होंने जो मौलिक विचार अपने सूची में प्रस्तुत किया है उसको मैं वाचन करके बता रही हूँ। अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल था। इस काव्य भाषा के विषय, अभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थात ये सब चीज उन्होंने बताया। मैं इसकी छोटी छोटी हेडिंग विषय उप विषय के रूप में पढ़ रही हूँ। जैन ग्रंथों की अभ्रंश की रचनाएं, इनके छंद, बौद्धों का व्रजयान संप्रदाय, इनके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, सांध्य भाषा, ब्रजयान संप्रदाय का प्रभाव, और क्या है कि इसकी महासुख की अवस्था, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल, इनकी ब्रजयानियों से भिन्नता, गोरखनाथ का समय, नवनाथ, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग, गोरखनाथ की हठ योग साधना, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, इन ब्रजवानियों के सामने नाथ पंथ की भाषा, इस ग्रंथ का प्रभाव, इन ग्रंथों के विषय, साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इसका विचार, फिर ग्रंथकार का परिचय, विद्यापति की अभ्रंश की रचनाएं, अभ्रंश की कविताओं की भाषा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि प्रकरण 2 में अभ्रंश से संबंधित सभी विषय वस्तु का वर्णन है, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रही कि जो प्रकरण 2 है ये आपके अभ्रंश से संबंधित है। कहने का मतलब वो अब तक आदिकाल के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं थी, जितने भी जो संप्रदाय चले, उन संप्रदायों में अभ्रंश के नमूने कहाँ कहाँ देखने के लिए, किन की वाणियों में, किन की भाषाओं में अभ्रंश थे, ये सब का वर्णन अभ्रंश काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी की पुस्तक में मिलती है। फिर प्रकरण 3 आते हैं हम लोग। प्रकरण 3 क्या है, देश भाषा काव्य।
हमने बताया भी था कि इन्होंने जो वीरगाथा काल का नामकरण की पद्धति थी, वो जो है कि एक अपभ्रंश की पुस्तकों को आधार बनाया, दूसरी देश भाषा की पुस्तकों को। तो जो देश भाषा काव्य की पुस्तक अर्थात देश भाषा की पुस्तकें थी, जो 8 पुस्तकें थी, उसकी चर्चा ये वीरगाथा काल में किए हैं। तो इसी के अंतर्गत अब आता है वीरगाथा काल। जो इनका नामकरण का पद्धति था वो आपका प्रकरण 3 में आता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकरण में वीरगाथा काल नामकरण की जो पद्धति है उसके बारे में चर्चा की गई है। और देश भाषा काव्यों की और रासों की इन ग्रंथों की चर्चा जो कि आपके प्रकरण 3 में है, और इसी में ये समय को निर्धारित करते हैं संवत 1050 से। अब यही चीज़ ध्यान देना है, 1050 से 1375 तक इनका जो काल विभाजन है वीरगाथा काल का संवत में 1050 से 1375 तक इन्होंने माना है, उसको वीरगाथा काल दिया है। और ये देश भाषा काव्य के बारे में इसमें चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें जो थी देश भाषा की थी। इसको हमने बताया भी था, अपभ्रंश की 4 पुस्तकें थी, एक सूत्र भी बताया था विह की विह माने विजयपाल रासो विह, और हस हमीर रासो की से कीर्ति तलता, कीर्ति से कीर्ति पताका। तो ये 4 पुस्तकें थी जो उनकी अपभ्रंश की पुस्तकें थी, और 8 पुस्तकें देश भाषा की थी। खूब जपाजप इसका सूत्र है, खू से खुमार रासो, ब से बीसल दे रसो, ज से जयमयंक जस चंद्रिका, जय से जयचंद्र प्रकाश, खूब जपाजप, प से परमाल रासो। और उसके बाद विद्यापति की जो पदावली थी उसमें आज, ठीक है, और विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, ये जो 8 पुस्तकें थी जो देश भाषा काव्य के अंतर्गत इन्होंने बताया। और इन्हीं पुस्तकों की, इन्हीं रासो ग्रंथों की चर्चा जो कि इसमें देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह, इन काव्यों की भाषा और छंद, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, वीर गाथाओं का आविर्भाव, इनके 2 रूप, रासो शब्द की व्युत्पत्ति, ग्रंथ का परिचय, ग्रंथकार का परिचय इत्यादि जो है कि इसमें चर्चा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रश्न इसी में से पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो शुक्ल की पूरी पुस्तक ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन इनकी जो कि पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में। अब हम आगे चर्चा करते हैं, प्रकरण 4 की बात करते हैं। प्रकरण 4 जो है इनकी फुटकल रचना है। अब फुटकल रचनाओं में इन्होंने किसको रखा, वही खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, ये सब जो इनके हैं वो शुक्ल जी ने इनको फुटकल रचनाओं के नाम से नाम दिया। प्रकरण 4 को उन्होंने फुटकल रचनाएं बोले। इसमें लोक भाषा के पद और खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, विद्यापति की पदावली वगैरह है, वो फुटकल रचनाओं के अंतर्गत ये रखते हैं। तो जो आदिकाल का था, इन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया। पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा, चौथा फुटकल रचना है, और तीसरा जो देव भाषा है उसी में हमारा वीरगाथा काल है, जिसको जो संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। ये संवत में आप इसका विचार करेंगे, ईस्वी में नहीं। मैं संवत जो है कि कैसे निकाला जाता है इसको अभी मैं आपको बता दूंगी। पहले मैं पूरे वीडियो को समाप्त करके उसके बाद मैं इस चीज़ पर चर्चा करूंगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है उसको ज़रूर अभिव्यक्त किया करिए कि हाँ, इसमें कमियां क्या हैं, इसमें सुधारने की क्या आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि इसमें कितनी हमारे एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए कितना बेस्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसे हम तो बहुत सी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं लेकिन हम मूल पुस्तकों को नहीं पढ़ते। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस है कि आप मूल पुस्तकों को पढ़िए। यदि मेरी वीडियो एक बार आप देखेंगे तो आपको इन पुस्तकों पर रुचि जागरूक ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये पूर्ण विश्वास है, अपना स्वयं का अनुभव है कि यदि हम जिसको नहीं जानते उससे दूर भागते, यदि उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो वो चीज़ हमको अच्छी लगने लगती है। अब हम आते हैं पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को ही हम भक्ति काल कहते हैं।
इसमें जो शुक्ल की पुस्तक में विषय सूची है, मैं हूबहू वही चीज़ लिखा रही हूँ। इसमें मैं कुछ भी अपने से नहीं बना रही हूँ। ये भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 तक मानते हैं। जो भक्ति काल है वो 1375 से 1700 ईस्वी नहीं, संवत तक मानते हैं। और ये भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित करते हैं। भक्ति काल को ये 6 प्रकरणों में विभाजित करते हैं। पहले क्या है, ये सामान्य परिचय देते हैं। किसी भी ये प्रकरण में जो किसी भी इनका विभाजन जो 4 वर्गों में या 4 कालों में किया गया है, उसमें सर्वप्रथम इनका पहला प्रकरण होता है सामान्य परिचय। ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो प्रथम प्रकरण होता है इनका क्या होता है, वो सामान्य परिचय रहता है। सामान्य परिचय में यही देते हैं कि भक्ति काल का उदय कैसे होता है, भक्ति काल आता कैसे है, भक्ति काल के आने का कारण क्या होता है, भक्ति काल पे क्यों आए। इनका स्वयं का है कि जो जनता थी बहुत परेशान हो गई थी और बहुत हताश थी, उसको ईश्वर के शरण में जाने के सिवा कोई मार्ग ही नहीं था, इसलिए वो भक्ति मार्ग को अपनाता है। और फिर और कहीं कहीं ये बताते हैं जो भक्ति काल था वो दक्षिण से उदय होता है और धीरे धीरे उत्तर की तरफ आता है। तो ये चीज़ इनके आप सामान्य परिचय को पढ़ेंगे तो उसमें इस बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि मुसलमानों पर क्या प्रभाव था, हिंदुओं पर क्या प्रभाव था भक्ति काल का, और भक्ति काल का उदय कैसे होता है, उसको उदय होने का कारण क्या होता है। तो मैं इनका सामान्य परिचय में जो है उसको हिंदी काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, भक्ति का प्रवाह, इसका प्रभाव, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का विकास, इसके मूल स्रोत, नामदेव का भक्ति मार्ग, कबीर का निर्गुण पंथ, निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंतर साधना में भिन्नता, निर्गुण उपासना के मूल स्रोत, और उसके बाद निर्गुण पंथ पर जनता का प्रभाव, भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप। कहने का तात्पर्य कि भक्ति कैसे आई, भक्ति मार्ग कैसे अपनाएं, और मुसलमानों का कैसे आया, सूफी कैसे आए, सूफी का कैसे प्रभाव पड़ा। कहने के बाद नाथों से कैसे भक्ति मार्ग आया। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो नाथ था, जो आदिकाल में जो नाथ पंथ था, वो बहुत हठ योग की बात करता था, बहुत कठिन था वो मार्ग। तो जब कबीरदास जी आते हैं तो ऐसे मार्ग की बात करते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, उस मार्ग को अपनाते हैं, थोड़ा सहज मार्ग बताते हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे इनकी जब पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी कहानियाँ भी बहुत ऐसे मिलेंगी जो सूफियों से संबंधित कहानियाँ हैं कि सूफी की कहानियों में कैसे यानी ये सब जो कहानियाँ हैं फिलहाल उसमें तोता मैना से संबंधित कुछ ऐसा मैनावती की कहानियाँ हैं, और इधर नाथ में भरथरी की कहानियाँ, गोपी चंद की बात, ये सब जो बातें हैं इनकी पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको एक एक कहानी, छोटे छोटे कहानी जगह जगह मिलते हैं किसी संप्रदाय और किसी धर्म और किसी की विशेषता को जानने के लिए। तो तात्पर्य यह है कि आप सामान्य परिचय से ही पूरे खंड की परिचय दे सकते हैं, और मेंस के लिए आपको तो ज़रूर ही पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका जब प्री होता है तो कथन और शुक्ला के अनुसार ये चीज़, शुक्ल के अनुसार ये चीज़, ऐसे ऐसे कथन आ जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार ये कथन, शुक्ल जी के अनुसार वो कथन। तो आपको पुस्तक तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, आप पुस्तक से दूर नहीं जा सकते हैं। फिर आगे हम आते हैं, प्रकरण 2 जो है ये पहले क्या कहते हैं, निर्गुण। प्रकरण 2 क्या है इनका, निर्गुण से। और निर्गुण में भी पहले ये ज्ञानाश्रयी शाखा। अब ज्ञानाश्रयी शाखा से बहुत से लोग परिचय हैं, ऐसा नहीं है वो परिचित नहीं है इससे। निर्गुण में क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वही आपके रविदास, कबीर, दादू दयाल, और उसके बाद गुरु नानक, लालदास, ये जितने भी जो आपके निर्गुण संप्रदाय के कवि थे वो सब आएंगे। तो कवि का परिचय, निर्गुण मार्गी संत कवियों का समष्टि रूप से विचार इस प्रकरण में आपको मिलेगा देखने के लिए। फिर प्रकरण 3 में भी आपका क्या है, निर्गुण के अंतर्गत, क्योंकि निर्गुण के 2 भाग शुक्ल जी बांटे थे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो
वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे प्रेमाश्रयी इनकी पुस्तक में ना देखिए, प्रेम मार्गी दिया गया है, तो आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, प्रेम मार्गी या सूफ़ी। प्रेमाश्रयी नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे प्रेम मार्गी या सूफ़ी शाखा दिया है। आपने देख लिया कि इन्होंने 3 प्रकरणों का विभाजन कैसे किया। समान उदय या सामान्य परिचय हो गया, और उसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी सूफी शाखा। सामान्य परिचय यहाँ लिख दीजिए उदय के स्थान पर। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बोलते हैं और लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर हम आगे चल रहे हैं। प्रकरण 4 की तरफ चल रहे हैं हम। प्रकरण 4 में इन्होंने क्या बताया है कि ये सगुण की बात करते हैं, सगुण धारा की बात करते हैं। सगुण धारा, यहाँ भी प्रकरण 5 में भी सगुण धारा है। अब एक जगह क्या है आपका राम भक्ति शाखा है, दूसरा क्या है कृष्ण भक्ति शाखा। आप वीडियो स्किप मत करिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको एक बार विषय सूची पता हो गई तो आप संपूर्ण पुस्तक को बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार, क्योंकि मुझे इसको बनाने की आवश्यकता ना होती, देखिए यदि मैं प्रकरण फर्स्ट पे ही वीडियो बनाने लगूंगी तो आपको फिर थोड़ा क्लियरिटी नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद हम प्रत्येक प्रकरण की बात करेंगे अपने वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, हमने शुरुआत में भूमिका में ही इसी प्रकरण या इसी चीज़ की चर्चा हम कर चुके हैं भूमिका तत्पश्चात विषय सूची में। तो आपको प्रत्येक प्रकरण आपको क्लियर होते जाएंगे कि हाँ, अगर ये भक्तिकाल पढ़े तो उसमें मुझे कितने प्रकरणों को पढ़ना है, 6 प्रकरण को पढ़ना है, आदिकाल में 4 प्रकरणों को पढ़ना है। इसीलिए मैं इसको बनाई हूँ, ताकि आपको पूरी किताब पुस्तक जो कि एक ही वीडियो में दिखने लगे कि शुक्ला जी कितने प्रकरणों में किस चीज़ को क्या कहा, कैसे बांटे हैं। फिर उसके बाद इसमें राम भक्ति शाखा में आप तो जानते ही हैं, तुलसीदास जी वगैरह आएंगे, और उसके बाद और इसमें आ जाएगा सगुण धारा में सूरदास जो मेन होते हैं। उसके अतिरिक्त 8 छाप के जो कवि होंगे, मीराबाई होंगे, सब संप्रदाय निरपेक्ष आते हैं, आपके रचखान आएंगे। और हम चलते हैं प्रकरण 6 की तरफ, जो भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। लगभग ये भी इनकी जो है सभी प्रकरणों में लगभग ये है लास्ट में, भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। भक्तिकाल से संबंधित जो अन्य लोग हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसको इन्होंने इसमें रखा है। कुछ सूफ़ी हैं, जो सूफ़ी संत भी थे जो भक्तिकाल में थे, उनकी जो रचनाएं थे उन उसके बारे में। भक्ति काव्य का प्रवाह मरने का मूल कारण कैसे था, पठान शासकों पर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का प्रभाव, कवि का परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्तिकाल के अन्य आख्यान काव्य कौन कौन से थे, ये फुटकल रचनाओं में इन्होंने वर्णन किया है। तो आप देख लिए कि जो इन्होंने भक्तिकाल था उसको 6 प्रकरणों में बांटा है। पहला प्रकरण था सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण था निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में 2 प्रकरण थे, प्रकरण 2 थे, प्रकरण 3 थे। प्रकरण 2 को इन्होंने ज्ञानाश्रयी या शाखा कहा, और प्रकरण 3 को इन्होंने प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा कहा। और फिर प्रकरण 4 में ये सगुण धारा के राम भक्ति शाखा बोले, और उसके बाद सगुण धारा में प्रकरण 5 को कृष्ण भक्ति शाखा बोले, और प्रकरण 6 को ये फुटकल रचनाएं जो भक्तिकाल के थे उसको उन्होंने रखा। आपको लगभग भक्तिकाल तक क्लियर हो गया प्रकरण। अब हम चलते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। आपके एग्जाम तक लगभग मैं सारी पुस्तकों का वाचन कर दूंगी। शुक्ल जी के से लेकर बच्चन जी और डॉक्टर नगेंद्र जी की जो पुस्तक उन्होंने जो संपादन किया है डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलके, सारी पुस्तक उसकी जितनी छोटी विधा होगी मैं उसको अपने ही नोट्स की तरह आपको उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि
अभी तक मेरा स्वयं का अनुभव है कि इन पुस्तकों को अध्ययन करने से आपको अन्य पुस्तकों की सहारा नहीं लेनी पड़ती है। बस व्याकरण में कुछ पुस्तक आप पढ़ लेंगे हिंदी साहित्य की, क्योंकि जितनी छोटी विधा से लेके लगभग जो करंट्स की विधा छोड़ के सब डॉक्टर नगेंद्र जी से पुस्तकों से आ जाती है। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ये रीतिकाल बोलते हैं। जो रीतिकाल का समय है वो 1700 से लेकर 1900 संवत तक। ये चीज़ ध्यान देंगे, जब भी हम बात करते हैं तो वो संवत में ही बात करते हैं। तो ये इन्होंने रीतिकाल को मात्र 3 प्रकरणों में ही विभाजित किया है। रीतिकाल को मात्र 3 प्रकरणों में ही विभाजित किया है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3। जो लोग पुस्तक पढ़े होंगे उनको बहुत ईजी लग रहा होगा ये चीज़ जो हम बता रहे हैं। यदि जिन्होंने पुस्तक अभी तक अध्ययन नहीं किया होगा वो अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एक एक नंबर आपका सिलेक्शन का कारण बनता है। वर्तमान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके लिए आपको पुस्तक से लेकर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो प्रकरण 1 क्या है, लगभग सभी में क्या है, सामान्य परिचय। तो इन्होंने रीतिकाल की विशेषता, रीतिकाल में का परिचय, रीति शब्द कैसे आया, रीति ग्रंथकार कौन है, ये सामान्य परिचय इन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत दिया है। फिर उसके बाद प्रकरण 2 में क्या है, रीति ग्रंथकार। फिर प्रकरण 3 में है अन्य रीति ग्रंथकार। रीति ग्रंथकार जो कवि हैं, ये सामान्य परिचय के पश्चात जो कि ये बताते हैं कि जो रीति ग्रंथकार है, ये पहले जो रीति ग्रंथकार थे ये चिंतामणि से ही रीतिकाल का प्रारंभ मानते। ये चीज़ याद करेंगे आप लोग, याद रखेंगे कि ये रीति काल का आरंभ किससे माने, चिंतामणि से। और रीति ग्रंथकार में जो चिंतामणि के पश्चात इन्होंने लास्ट में जो किसको अंतिम में रखा है वो है आपके रसिक गोविंद। रसिक गोविंद रीति ग्रंथकार का प्रारंभ अगर पूछ सकते हैं कि शुक्ल के अनुसार रीति काल का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो वो चिंतामणि से ही मानते हैं कि रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि से ही मानना सही होगा। और अन्य के अनुसार तो केशवदास है, और नगेंद्र के अनुसार कृपाराम है, और ऐसे जो सारे जो समीक्षक हैं उनके अनुसार अलग अलग लोगों को माना गया है कि रीति काल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। लेकिन शुक्ला के अनुसार रीति काल के जो प्रवर्तक वो चिंतामणि है शुक्ल जी के अनुसार। और रीति ग्रंथकार कवियों में जो कि लास्ट में जो आए हैं वो आपके रसिक गोविंद हैं। तो टोटल जो इन्होंने 57 कवियों का वर्णन जो है कि इसमें किया है। रीति ग्रंथकार में 57 कवियों को रखा है। प्रारंभ के कवि चिंतामणि, अंतिम कवि रसिक गोविंद। और अन्य रीति ग्रंथकार में 46 कवियों को रखा है। अन्य रीति ग्रंथकार में 46 कवियों को रखा है, जो कि इसमें बहुत से कवि आपके जो अन्य में है घनानंद, बोधार ठाकुर। इस चीज़ पे जो कि बच्चन सिंह बोलते भी हैं कि घनानंद ऐसे बड़े जो कि कवि होने के बावजूद भी शुक्ल जी ने उनको अन्य रीति ग्रंथकारों के अंतर रख दिया। यदि अभी ऐसे कोटेशन आते हैं तो वो बच्चन सिंह का है, क्योंकि बच्चन सिंह की जो पुस्तक है पढ़ेंगे, बहुत अच्छी पुस्तक है। वो सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद लगेगा कि वो कितनी अच्छी समीक्षा की है हिंदी साहित्य पर, क्योंकि ये स्वतंत्रता के समय ये स्वतंत्रता के पूर्व की पुस्तक थी और उनका स्वतंत्रता के पश्चात की पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास पर। इसलिए उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा उनकी पुस्तकों में। तो वो कहते हैं कि इतने बड़े कवि घनानंद होने के बावजूद भी शुक्ल जी ने उन्होंने अन्य रीति ग्रंथकारों में रख दिए, बोधा, ठाकुर। तो अन्य रीति ग्रंथकारों के जो अंतिम कवि थे वो द्विजदेव थे। याद करिएगा कि मतलब ये सब थोड़ा सा आप, इसलिए मैं भूमिका में बता दे रही हूँ कि कुछ प्रश्न भी आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। टोटल 103 कवियों का वर्णन इन्होंने रीतिकाल में किया है। अब आपका आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल के जो काल विभाजन थे वो थोड़ा से आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान की बात करते हैं, गद्य की बात अलग करते हैं और काव्य खंड की बात अलग करते हैं।
तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ये तो सीधा सीधा था। यदि पुस्तक सामने लेके आप बैठ के इस चीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखते हुए नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा आप रोक लीजिए, विषय सूची को देख लीजिए। अब देखिए आधुनिक काल। ठीक है, जो आधुनिक काल था इसको इन्होंने गद्य काल बोला था। ये भी ध्यान में रखेंगे। आधुनिक काल का समय संवत 1900 से लेकर 1980। देखिए 1900 से लेकर 1980 तक ही ये संवत माने हैं, क्योंकि उसके बाद इन्होंने अपनी पुस्तक लिख नहीं पाई। लिखने की तो ये कोशिश की है, लेकिन क्या है इनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि पुस्तक को पूर्ण नहीं कर पाते, और इतना ही पुस्तक लिखने के बाद एक पुस्तक बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से छप जाती है। तो इसमें सर्वप्रथम इन्होंने आधुनिक काल को गद्य खंड में विभाजन किया है। पहले ये गद्य खंड की चर्चा करते अपनी पुस्तक में, उसके तत्पश्चात काव्य खंड की। जो गद्य खंड था, अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। गद्य खंड का जो पहला प्रकरण था, प्रकरण 1, प्रकरण 1 में ये सामान्य परिचय देते हैं, क्योंकि इस खंड से एक प्रश्न क्या दो प्रश्न आपके पीजीटी में, पूर्व के पीजीटी जो इसके पहले हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। यदि आप अनसॉल्व अपना पेपर सॉल्व करते होंगे तो आप देख लेंगे कि प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान की चर्चा उस की गई या ऐसे प्रश्न आपको मिले होंगे सॉल्व करते हुए। तो सामान्य परिचय में गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य का अवस्था, मतलब गद्य की विकास कैसे हुई, आधुनिक काल से पूर्व गद्य की क्या अवस्था थी, क्या हमको गद्य पहले दिखाई दे रहा था या किन किन रचनाओं में हमको दिखाई दिया या किन भाषाओं में आया, ये सब सारी चर्चा जो है सामान्य परिचय में बताते हैं। उसके पश्चात प्रकरण 2, ये प्रकरण 1 था। फिर प्रकरण 2, प्रकरण 2 का नाम गद्य साहित्य का आविर्भाव बताते हैं। गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य साहित्य का आविर्भाव। फिर उसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन। अब मेन चीज यहाँ से आता है, आधुनिक गद्य साहित्य, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, परंपरा का परिवर्तन। अब इसी के अंतर्गत आपके प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान की हम चर्चा करेंगे। जब ये इसको विभाजित करते हैं तो इसमें जो है कि 5 प्रकरण होते हैं। कितने प्रकरण होते हैं? 5 प्रकरण। फिर ये 5 प्रकरणों में हो जाता है। कितने प्रकरण होते हैं? 5 प्रकरण में। फिर प्रकरण 1 की बात होती है। पहले ये आधुनिक काल को गद्य खंड और काव्य खंड बांटेंगे। फिर गद्य खंड में प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव, फिर उसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन बताते हैं। फिर ये 5 प्रकरण की बात करते हैं। पा करके छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मैं प्रकरण ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम इसी प्रकरण से ही एक प्रश्न आपका आएगा। फिर ये प्रकरण फर्स्ट में क्या देते हैं? फिर समान परिचय की बात करते हैं ये। और प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन बोलते हैं। गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। अब यहीं पे आपकी प्रथम उत्थान की बात होगी, जो एक काल का निर्धारण करेंगे। वो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान। तो यदि आधुनिक काल में गद्य खंड को कितने भागों में विभाजित किया तो वो मेन 5 खंड माने जाएंगे,
क्योंकि सामान्य परिचय, फिर गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन और प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान का समय ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रथम उत्थान का समय क्या था, और वो संवत में यहाँ पे दिया था, वो ईस्वी में कन्वर्ट करके वहाँ पे दिया था। तो संवत जो कि 1925 से 1950, 1925 से 1950। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्योंकि आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1900 से है, तो यहाँ पे प्रथम उत्थान में 1900 से नहीं मानते, बल्कि 1925 से संवत 1950, अर्थात दोनों के बीच में आपके 25 साल का जो है जो समय था वो ही प्रथम उत्थान में लेते हैं गद्य साहित्य के। फिर प्रकरण 3, प्रकरण 3 को बोलते हैं गद्य साहित्य का प्रसार। यहाँ पे प्रवर्तन होता है, यहाँ पे गद्य साहित्य का प्रसार। आपको थोड़ी सी हैंड राइटिंग समझने में प्रॉब्लम होगी, छोटा छोटा इसमें हम थोड़ा लिख रहे हैं, स्पीड में भी लिख रहे हैं। तो गद्य साहित्य का प्रसार, जो गद्य साहित्य का प्रसार था, इसको इन्होंने द्वितीय उत्थान कहा। क्या कहा? द्वितीय उत्थान। इसका संवत 1950 से 1975, 1950 से 1975। फिर प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रसार। फिर वही बात है, फिर प्रकरण 5 को ये तृतीय उत्थान बताते हैं। इसका क्या है? गद्य साहित्य की वर्तमान गति, गद्य साहित्य की वर्तमान गति। ये डायग्राम आप अपने किसी नोट्स में बना लीजिएगा कि में भी भविष्य में यदि प्रश्न बनता है तो आप प्रश्न को गलत ना करें। तो गद्य साहित्य की वर्तमान गति मतलब इसको इन्होंने तृतीय उत्थान बोला है, तृतीय उत्थान, जिसका समय 1975 संवत 1975 से अब तक, मतलब अब तक मतलब हुआ कि जहाँ तक इन्होंने लिखा है 75 से 80 तक ही लिख पाए हैं, तो 1975 से 80 तक ही लिख पाए हैं, तो 1975 के बाद की बात इसमें कही गई है। यदि आपको ये बोर्ड यदि नहीं दिखाई देगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा कि हाँ मैम नीचे के वर्ड नहीं आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगी, और हो सकता है मैं भी उस वीडियो में जो आपको नहीं दिखाई देगा उसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूँगी। तो आपको ये देख लीजिए, अब ये गद्य खंड की चर्चा थी आधुनिक काल में। पहले आपके 2 प्रकरण थे, प्रकरण फर्स्ट में समान परिचय, प्रकरण सेकंड में क्या था? गद्य साहित्य का आविर्भाव। फिर उसी में फिर आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा का परिवर्तन, परंपरा के परिवर्तन को 5 प्रकरणों में विभाजित किया। प्रकरण फर्स्ट में समान परिचय, प्रकरण सेकंड में गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, उसी में प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। फिर प्रकरण थर्ड में गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975। प्रकरण 4 में फिर गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान बोला गया 1975 से अब तक। अब हम आपके काव्य खंड की चर्चा करेंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकों का वाचन करें। काव्य खंड देखिए, अब काव्य खंड जो है कि ये सामान्य परिचय की बात इसमें तो की ही नहीं गई है। वो सबसे पहले प्रकरण, ये 4 प्रकरणों में इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, 4 प्रकरणों में विभाजित करते हैं। प्रकरण फर्स्ट जो है, प्रकरण फर्स्ट, प्रकरण सेकंड, प्रकरण थर्ड, प्रकरण फोर्थ, ये जो 4 प्रकरण ये विभाजित करते हैं।
पहले प्रकरण को ये पुरानी धारा नाम देते हैं। क्या जाते हैं? पुरानी धारा, पुरानी धारा। फिर दूसरे प्रकरणों को ये नई धारा, फिर तीसरे प्रकरण को भी ये नई धारा, फिर ये नई धारा। अब देखिए मैं अभी अंतर तीनों में बताऊंगी कि इन्होंने तीनों में क्या अंतर किया है। ठीक है, जो ये पुरानी धारा की बात करते हैं, इसका समय इन्होंने बताया 1900 से लेकर 1925। अब देखिए वहाँ पे 1900 से लेकर 1925 की चर्चा ही नहीं की गई थी काव्य खंड में, लेकिन सॉरी गद्य खंड में। जैसे वो काव्य खंड की चर्चा करते हैं तो 1900 से लेकर 1925 तक क्या है? पुरानी धारा बताएं। अर्थात जो काव्य था वो कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे लिखा गया, कैसे कौन कौन लोगों ने इसमें पहल की, इत्यादि बात ये जो पुरानी धारा में ही हमको ये बता देते हैं। और उसी प्रकार जो वहाँ पे आपका गद्य खंड था वो डायरेक्ट आपका 1925 से 1950 का जो प्रथम उत्थान था, चर्चा की गई थी, उसके सामान्य परिचय में ही 25 साल का वर्णन कर दिया जाता है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। और उसके बाद प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रजभाषा काव्य कवियों का परिचय। जैसे पुरानी धारा में यही चीज़ है कि प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रजभाषा काव्य के कवियों का परिचय, पुरानी परिपाटी से संबंध रखने के साथ साथ साहित्य की नवीन गति को प्रवर्तन देने वाले कवि, भारतेंदु द्वारा भाषा परिष्कार का कार्य, उनके द्वारा स्थापित कवि समाज और उनके श्रृंगार के पद, कवि परिचय इत्यादि पुरानी धारा में चर्चा की गई। फिर अब यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस धारा को इन्होंने प्रथम उत्थान कहा? तो प्रकरण 2 को नई धारा नाम देके ये प्रथम उत्थान नाम देते हैं। उसमें भी प्रथम उत्थान आता है, इसमें भी आता है उत्थान, तो ये प्रकरण 2 को नई उत्थान नाम देते हैं। ठीक है, काव्य खंड का नई धारा का प्रथम उत्थान। तो ये प्रथम उत्थान का समय 1925 से 1950 संवत तो वही है जो उसमें प्रथम था। आपके गद्य वाले में वही समय आपके प्रथम उत्थान जो कि काव्य के भी है। फिर उसके बाद ये द्वितीय उत्थान प्रकरण 3, द्वितीय उत्थान में क्या है? 1950 से 1975 संवत। फिर तृतीय में क्या है? संवत 1975 से अब तक। कहने का तात्पर्य है तृतीय में। फिर तृतीय में है वर्तमान काव्यधारा और उसका सामान्य परिचय। तृतीय उत्थान में ये वर्तमान काव्यधारा और सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ कि हाँ, काव्य खंड को उन्होंने कितने प्रकरणों में विभाजित किया? 4 प्रकरण फर्स्ट में पुरानी धारा जो 1900 से 1925 में, प्रकरण 2 नई धारा, प्रथम उत्थान 1925 से 1950, प्रकरण 3 नई धारा, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975, प्रकरण 4 नई धारा संवत 1975 से, जिसमें जो कि ये वर्तमान काव्यधाराओं का सामान्य परिचय देते हैं। तो यहीं पे आपका जो शुक्ल जी द्वारा उनकी विषय सूची थे, जिन्होंने अपने प्रकरणों का विभाजन किया, किस काल के अंदर क्या चीज़ का वर्णन किया, वो आपको हेडिंग से थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा कि इनकी पुस्तक के अंदर किस किस चीज़ों का कैसे वर्णन किया गया है, किस तरीके से किया गया है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स तो ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी कमियां कैसे मैं सुधारूं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मेरी कमी है कहाँ। हाँ, मात्रात्मक त्रुटियाँ कहाँ हो रही हैं, या कहीं बोलने में त्रुटि हो रही है, या कहीं लिखने में त्रुटि हो रही है, क्योंकि हमारी कमियाँ तो मुझे पता ही नहीं चलता। यदि आप कमेंट्स करेंगे कम से कम मुझे मेरी कमी तो पता चलेगी। अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। यहीं पर मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से आपका प्रकरण प्रथम का प्रारंभ होगा, और मैं पूरी पुस्तकों का वाचन कर दूंगी। बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूंगी इसके बाद, ताकि मैं नगेंद्र की पुस्तक पे आऊँ और उनकी रचना, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनसे जो बनते क्वेश्चन होंगे वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद।